नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके चैनल सुनील ज्ञान मस्ती पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। इसमें भी 50 प्रश्नों का हमने मिक्स क्वेश्चन बनाया है। रेलवे एक्ट, आरपीएफ एक्ट, आईपीसी, आपके आरपीएफ रूल 70-72 के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं दोस्तों, समय का नुकसान न करते हुए प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, यदि किसी बल सदस्य की ड्यूटी पर अपना कर्तव्य निभाते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को रेल सुरक्षा कल्याण निधि RSKN, यहाँ पे देख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछे जाता है कि RSKN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रेल सुरक्षा कल्याण निधि से कितनी राशि दी जाती है, तो वह उस निधि से कितनी राशि दी जाती है। 4 ऑप्शन नीचे फ्लैश हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है 20 लाख, दूसरा ऑप्शन है 1.5 लाख, तीसरा ऑप्शन है 15 लाख और लास्ट ऑप्शन है 30 लाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 लाख रुपए, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 15 लाख। 15 लाख रुपए सहायता मिलती है RSKN से, क्योंकि हम लोग कल्याण निधि में पैसा भी डोनेट करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी एक बालक के पहचान प्रकट करने के लिए समाचार पत्र में यह छपवाता है कि उक्त बालक किसी अपराध का दोषी है, तो वह पुलिस अधिकारी JJ एक्ट के किस धारा का उल्लंघन करता है। कुछ माइनर एक्ट से भी हमने प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो कि आपके एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपसे रिलेटेड भी हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा 74, यानी कि JJ एक्ट के सेक्शन 74 में यह बताया गया है कि पहचान प्रकट आप तभी कर सकते हैं जब कोई बालक का वारिस नहीं मिल रहा है। जैसे कि बालक के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि बालक का वारिस कौन है, बालक किसकी देखरेख में रहता है, किसके संरक्षण में, उसके माता पिता का यदि पता नहीं चलता है तो हम फ्लैश करा सकते हैं मीडिया के माध्यम से या पेपर में या ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आपने पहचान प्रकट करने के लिए तो समाचार पत्र में यह छपवाया कि अपराध का दोषी है, अपराध भी उसमें मेंशन कराया, इसलिए वह पुलिस अधिकारी जो ऐसा कार्य करता है तो वो 74 यानी कि सेक्शन 74 का उल्लंघन करता है। किस एक्ट का? JJ एक्ट का। JJ एक्ट 2015 में अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 2000 से बहुत ही अंतर है, इसलिए न्यू अमेंडमेंट 2015 के हिसाब से आप JJ एक्ट को रीड करिएगा और वहाँ पे 74 को ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 74, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, रेल के निजी संपत्ति की चोरी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो रेल के निजी संपत्ति के चोरी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। तो लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन पे हम ट्रिक कर देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी के बारे में किशोर न्याय अधिनियम अर्थात JJ एक्ट के किस धारा में दिया गया। जो भी बालक विधि का उल्लंघन करते हैं या कोई अपराध करते हैं तो उन्हें JJ एक्ट की तरफ से गिरफ्तारी का सेक्शन बनाया गया है। तो किस सेक्शन में ये बताया गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी की जाएगी, तो वो सेक्शन 10 में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन 10, यानी कि सेक्शन 10 में गिरफ्तारी होगी। अगला प्रश्न है, यदि NDPS एक्ट के अंतर्गत किसी अपराध का होने का पता चलता है तो गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए निम्न में से कौन सक्षम है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्थात महानगर मजिस्ट्रेट और लास्ट ऑप्शन ऑल एबव। तो ऊपर जितने भी मेंशन किए गए हैं ऑप्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और महानगर मजिस्ट्रेट, ये तीनों गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए सक्षम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल एबव, यानी कि लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। तो यहाँ आंसर पहले ही फ्लैश हो गया है, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। अगला प्रश्न राजभाषा से है। राजभाषा समिति के कर्तव्य के बारे में राजभाषा अधिनियम की धारा में है। तो कर्तव्य के बारे में किस धारा में बताया गया, अधिनियम की धारा में बताना है। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के 3 में
राजभाषा समिति के कर्तव्य के बारे में बताया गया। यहाँ सब सेक्शन भी है, 4 के सब सेक्शन 3 में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दूसरा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, राजभाषा अधिनियम निम्न में से किस राज्य पर लागू नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ अधिनियम से पूछ रहा है, राजभाषा अधिनियम निम्न में से किस राज्य पर लागू नहीं है। तो हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से भी 370 हट गया, तमिलनाडु पे नियम लागू नहीं होता, लेकिन राजभाषा अधिनियम के बारे में नहीं है कि राजभाषा अधिनियम तमिलनाडु पे लागू होता है कि नहीं होता है। लेकिन राजभाषा नियम तमिलनाडु पे लागू नहीं होता है, यहाँ राजभाषा अधिनियम पूछ रहा है। राजभाषा अधिनियम तमिलनाडु पर लागू होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये तमिलनाडु पर भी लागू है, नागालैंड पर, जम्मू कश्मीर, तीनों राज्य पर यह लागू है। तो लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिस कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, उच्च न्यायालय के निर्णय में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, राजभाषा अधिनियम की किस धारा में बताया गया है। उच्च न्यायालय के निर्णय में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये राजभाषा अधिनियम की किस धारा में बताया गया है। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 7 में ये बताया गया है। धारा 7 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, या निर्णय में लोकल लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 7। 10वां प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रेलवे संपत्ति की चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसके ऊपर आरपीयूपी एक्ट के किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा। ये आरपीयूपी एक्ट 1966 से क्वेश्चन है। लास्ट अमेंडमेंट आरपीयूपी एक्ट का सन 2012 में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि जाओ रेलवे प्रॉपर्टी वहाँ पड़ी हुई है उसकी चोरी कर लो, दुष्प्रेरित करता है, तो दुष्प्रेरित करने के लिए दंड जो है सेक्शन 4 में दिया गया है। सेक्शन 4 पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है, रेलवे में यदि कोई मुआवजा के लिए झूठा कथन करता है तो उसे रेलवे के किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। यदि कोई मुआवजा के लिए झूठा कथन करे तो रेलवे एक्ट की, यहाँ एक्ट मेंशन नहीं हो पाया है, रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। तो किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा, तो 148 के तहत दंडित किया जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 148। 149 में क्या है, दावा करता है तो 149 में पनिशमेंट होगा। 148 और 149 का पनिशमेंट 3 वर्ष का कारावास है। अगला प्रश्न है, आरपीयूपी एक्ट 1966 की किस धारा में बताया गया है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। किस धारा में बताया गया है, तो धारा 1 में ही बताया गया है। ज़्यादातर एक्ट में, लगभग एक्ट में ये धारा 1 जो है उस अधिनियम के विस्तार, लागू तिथि, विस्तार अर्थात कि उसका विस्तार कहाँ तक होगा, तो यहाँ पे विस्तार ही पूछ रहा है, उसकी लागू तिथि क्या होगी, ये धारा 1 में ही बताया गया है। तो यहाँ पे विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा बताया गया आरपीयूपी एक्ट में। तो किस धारा में बताया गया है, तो धारा 1 अर्थात सेक्शन 1 में बताया गया है। तो सेक्शन 1 को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, आरपीयूपी एक्ट में, एक्ट यहाँ छूट गया है, आरपीयूपी एक्ट में प्रथम अपराध के लिए न्यूनतम सज़ा कितनी है। प्रथम अपराध के लिए न्यूनतम सज़ा कितनी होगी, तो न्यूनतम सज़ा का मेंशन किया गया आरपीयूपी एक्ट की धारा, आरपीयूपी एक्ट की धारा 3, यहाँ पे 3 आरपीयूपी एक्ट में प्रथम अपराध के लिए न्यूनतम सज़ा कितनी है, व्हाट इज़ द मिनिमम पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट ऑफेंस इन 3 आरपीयूपी एक्ट। तो कितनी सज़ा है, तो 1 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000। तो 1 साल का कारावास और, या फाइन नहीं होगा, 1 साल का कारावास और ₹1000 से कम का जुर्माना नहीं होगा। यानी कि 1 साल का कारावास होगा और साथ में जुर्माना भी लगेगा जो ₹1000 से कम नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑफेंस के लिए है। सेकेंड ऑफेंस में क्या होता है, न्यूनतम सज़ा 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना जो 2000 से कम नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है, यदि कोई मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, ये सूचना के अधिकार अधिनियम से है,
जीवन से संबंधित है तो सूचना 48 घंटे में मुहैया कराई जाएगी। सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? किस धारा में दिया गया है? तो ये धारा 7 में दिया गया है। ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में दिया गया है कि कोई भी जीवन से संबंधित सूचना कोई व्यक्ति मांगता है तो उसे 48 घंटे से अंदर मुहैया कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्त को निलंबित करने की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य सूचना आयुक्त को निलंबित करने की शक्ति राज्यपाल में होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल में ये शक्ति निहित होती है कि वो राज्य सूचना आयुक्त को निलंबित कर सकता है। और केंद्र में केंद्रीय सूचना आयुक्त को निलंबित करने की शक्ति किस में निहित होती है? तो जैसे राज्य में राज्यपाल को वैसे केंद्र में राष्ट्रपति को शक्ति होता है। 16वां प्रश्न है, आईपीसी की धारा 170 जमानती है या गैर जमानती अपराध है? तो ये गैर जमानती अपराध है। इसका सही आंसर होगा नॉन अवेलेबल। नॉन अवेलेबल मीन्स होता है गैर जमानती, और जमानती भी इसको बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमानती या गैर जमानती। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। धारा 170 लोक सेवक से संबंधित है। ये एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण है, जो लोक सेवक का प्रतिरूपण के लिए दंड के बारे में 170 में बताया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है, कानूनी रूप से बाध्य किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का लोप करने के लिए आईपीसी की किस धारा में सजा का प्रावधान है? तो यदि कोई कानूनी रूप से बाध्य है कि किसी भी अपराध की सूचना किसी पुलिस ऑफिसर, किसी जांच एजेंसी को वह देगा, बाध्य हो कानूनी रूप से। यदि नहीं देता है वो, तो उसके ऊपर आईपीसी की सेक्शन कौन सी लगेगी? तो सेक्शन 202 लगेगी। तो इसका राइट आंसर होगा 202। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है, आईपीसी की धारा 202 के मामले की सज़ा क्या है? इसके पहले हमने प्रश्न में देखा कि 202 कब लगाई जाती है? यदि कोई बाध्य होते हुए, कानूनन बाध्य होते हुए यदि अपराध की सूचना किसी पुलिस ऑफिसर से या कोई जांच एजेंसी से अगर नहीं देता है, अपराध को छिपाता है, तो उसके ऊपर 202 लगेगी। 202 में ही दंड का भी प्रावधान है। तो कितना दंड का प्रावधान है? तो 202 में क्या दंड दिया जा सकता है? तो 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, अर्थात कि 6 महीने का कारावास अथवा फाइन अथवा दोनों दिया जा सकता है। यानी कि 6 महीने का कारावास दिया जा सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19, हिंदी अनुवादकों, ये राजभाषा से हमारा प्रश्न है, हिंदी अनुवादकों का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि हिंदी अनुवादकों का मतलब ही वो हिंदी अनुवाद करेंगे, राजभाषा का विश्लेषण नहीं करेंगे, राजभाषा का निरीक्षण नहीं करेंगे, वो अनुवाद करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, अर्थात तीसरा, अनुवाद करना। उनका मुख्य कार्य क्या होगा? अनुवाद करना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। टू ट्रांसलेट, इंग्लिश में हमने यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया, टू ट्रांसलेट इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, प्रादेशिक भाषाएं संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? जो राजभाषा संबंधित है कौन कौन से अनुच्छेद से? तो 343 से लेके 351 तक, उसी में प्रादेशिक भाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। जो कौन से हैं? 343 टू 345 नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 344 टू 346, ये भी नहीं है। 350 से 351 ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन जो है 345 टू 347। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 345 टू 347, यानी कि 345 से 347 में प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित बताया गया है। अगला प्रश्न है, लाइसेंसधारी कूली को 1 वर्ष में कितने सेट सुविधा पास मिलते हैं? प्रिविलेज पास के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो लाइसेंसधारी कूली को भी पास दिया जाता है, 1 वर्ष में 1 सेट पास मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया लास्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 22, ग्रुप बी अधिकारी कितने सेट सुविधा पास के हकदार होते हैं? तो ग्रुप बी अधिकारी कितने सेट सुविधा, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों अधिकारियों को, ग्रुप ए के भी अधिकारी को, ग्रुप बी के भी अधिकारी को सुविधा पास जो मिलता है वो दोनों ग्रुप के अधिकारियों को 6 सेट सुविधा पास दी जाती है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 6 सेट।
अगला प्रश्न है स्वर्ण धातु पास। स्वर्ण धातु पास के लिए कौन पात्र है? मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल सुरक्षायुक्त, महाप्रबंधक या ऑल एबव। तो स्वर्ण धातु पास निम्न में से इनमें से कौन पात्र है? तो महाप्रबंधक पात्र हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अच्छे वीडियो, अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन हम 50-50 पार्ट में 50-50 मतलब कि ये 50-50 है, 50 प्रश्नों के हम कलेक्शन करेंगे। वैसे जो एग्ज़ाम आप व्यू से इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी तैयारी अच्छी हो सके। ये सूचना आयोग से है। सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य के बारे में सूचना अधिकार अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? तो ये 18 में बताया गया, सेक्शन 18 में बताया गया। लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होगा प्लाटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्लाटर आउटपुट डिवाइस, डिवाइस से भी पूछता है, आउटपुट और इनपुट। ये भी ज़्यादातर इस वीडियो में तो बहुत ज़्यादा प्रश्न को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्लाटर जो कि एक डिफ़िकल्ट है, जैसे माउस होता है ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, माउस इनपुट है, तो इसी तरह से प्लाटर है, एक प्लाटर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो प्लाटर आउटपुट पे क्लिक कर देंगे, ये सही राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रिश्वत लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा का दोषी है? आप लोक सेवक हैं और आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये भी प्रश्न जो है आपसे रिलेटेड है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे रिलेटेड ना हो। तो किस सेक्शन का दोषी होगा? तो सेक्शन नीचे मेंशन किए गए 9, 10, 11, 12। तो किस सेक्शन का? तो सेक्शन 12 का दोषी होगा। यदि कोई दुष्प्रेरित करेगा किसी को, यदि मान लीजिए कोई लोक सेवक है, दूसरे लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरित किया जाता है कि आप उसे पैसे लेके उस सरकारी कार्य जो नहीं हो पा रहा है उसे कर दो। यदि किसी फाइल पे सिग्नेचर कराना हो, कोई प्राइवेट आदमी है चाहे अन्यथा कोई भी है जो सरकारी दफ्तर का चक्कर काट रहा है किसी लीगल काम को, लीगल हो या अनलीगल, लीगल काम को कराने के लिए या अनलीगल काम को कोई भी कार्य हो, उसके लिए आप परितोषण लेने के लिए कोई दूसरे लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरित किया जाता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान, दुष्प्रेरण का भी प्रावधान है यहाँ पे। तो ये सेक्शन 12 में दिया गया है, सेक्शन 12 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लास्ट ऑप्शन 12। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। एक पुलिस अधिकारी एक बालक के पहचान प्रकट करने के लिए समाचार पत्र में, ये पिछला प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आप लोग जान चुके हैं, इसका आंसर 74 होगा। 28वां प्रश्न है एक व्यक्ति एक बालक का अंग विच्छेद करके भीख मांगने के लिए रेलवे स्टेशन के पास बैठा देता है, उस व्यक्ति को जेजे एक्ट की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो उसे दंडित किया जाएगा 76, सेक्शन 76 के तहत। ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, अपने से रिलेट करता है, क्योंकि आप देखते होंगे ज़्यादातर चौराहों पे चाहे जो भी है प्लेस, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बैठा दिया जाता है, किडनैपिंग करके अंग विच्छेद कर देते हैं अपराधी किस्म के लोग और उनसे भिक्षा मंगवाते हैं। तो उनके लिए ये सेक्शन बना हुआ है, 76 के अंतर्गत उन्हें सज़ा दी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 29 है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी के बारे में किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में है? ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर होगा 10। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसी अपराध का होने का पता चलता है तो गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए निम्न में से कौन सक्षम है? तो ऑल एबव, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। तो ये तीनों मजिस्ट्रेट जो हैं वो सक्षम है गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए। ऑल एबव पे क्लिक कर देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए विधियों का उल्लंघन करके मन प्रभावी औषधि का विक्रय करता है तो उसे इस अधिनियम के किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो धारा 22 अर्थात सेक्शन 22 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के निर्णय में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? राजभाषा अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? तो किस धारा में बताया गया है?
तो धारा 7 में बताया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति गठित होती है, जब भी इनकी नियुक्ति होती है तो एक समिति गठित की जाती है। तो उसी समिति के बारे में वो पूछ रहा है कि उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उस समिति के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 34वां प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस भाषा में दिया जाएगा। तो हिंदी में भी आप दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लोकल लैंग्वेज आपका जो भी राजभाषा, जैसे कि लोकल लैंग्वेज आपका है किसी क्षेत्र का क्षेत्रीय भाषा होता है, आप उसमें भी दे सकते हैं, यानी कि ऑल अबव किसी भाषा में आप दे सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, लास्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के किस धारा में बताया गया है। तो ये किस धारा में है, तो धारा 31 में, क्योंकि 30 में न्यायालय है और जस्ट 30 के बाद 31 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 36वां प्रश्न है, इन विच चैप्टर द फंक्शन एंड पावर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे पूछ रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, कि शक्ति और यानी कि शक्ति और कृत्य के बारे में किस चैप्टर में, किस अध्याय में बताया गया है। यहाँ हिंदी में नहीं हो पाया है प्रिंट, तो किस चैप्टर में बताया गया है, तो चैप्टर 3 में बताया गया है, चैप्टर 3 में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा चैप्टर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रेलवे एक्ट के अपराधियों के रिकॉर्ड संबंधित किस अस्थायी आदेश संख्या में दिया गया है। रेलवे एक्ट के अपराधियों के रिकॉर्ड संबंधित पूछ रहा है, तो किस अस्थायी आदेश संख्या में दिया गया है। तो ये 31 में दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यानी कि 31। यह स्थायी आदेश संख्या होगा, आप डायरेक्टिव ना पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। जो सिख होते हैं अपने धर्म के मुताबिक वो कृपाण का धारण करते हैं, तो उनको किस अनुच्छेद के अनुसार ये धारण करना स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो ये किस धारा के अनुसार, तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद इसका कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 25। इस पर राइट कर देंगे 25 पे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संघ के सशस्त्र बलों की गिरफ्तारी संभव है, कैसे संभव है। आप सीआरपीसी में आप पढ़े होंगे, सीआरपीसी की एक सेक्शन है 45, तो 45 सेक्शन में ये बताया गया है कि संघ के सशस्त्र बलों की गिरफ्तारी से संरक्षण। लेकिन गिरफ्तारी होती है तो कैसे होती है, राज्य सरकार की अनुमति से या केंद्र सरकार की अनुमति से। तो 2 सब सेक्शन उसमें है, फर्स्ट सब सेक्शन में केंद्र सरकार, सेकंड सब सेक्शन में राज्य सरकार के बारे में दिया गया है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अनुमति से संघ के सशस्त्र बलों की गिरफ्तारी की जाती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्राइवेट व्यक्ति किसे गिरफ्तार कर सकता है। देखिए, जो उसकी उपस्थिति में अजमानती अपराध करे। दूसरा ऑप्शन है बी, जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करे। तीसरा ऑप्शन, जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करे। डी ऑप्शन है कि इसमें से कोई नहीं। हु कमिट्स कॉग्निजेबल एंड नॉन क्रिमिनल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करे। तो वहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। ये सीआरपीसी की सेक्शन 43 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, जांच किसके द्वारा की जाती है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, पुलिस द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, जांच एजेंसी द्वारा, उपरोक्त शर्ती। तो पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किया जाता है। मजिस्ट्रेट जब जांच के आदेश करते हैं तभी पुलिस जांच कर सकती है, इसलिए यहाँ कहा जाएगा कि मजिस्ट्रेट द्वारा ही जाँच की जा सकती है। अगर यहाँ न्यायालय होता है तो न्यायालय भी सही होता, चूँकि यहाँ न्यायालय नहीं है, मजिस्ट्रेट है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच की जाएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बाई मजिस्ट्रेट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। टिकटों के अंतरण में रेल अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन माना गया। अंतरण, यदि आप अपने टिकट को, रिजर्वेशन टिकट है अन्यथा कोई टिकट है, आप अपने टिकट को दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आप मेरे टिकट का हाफ हिस्सा ले लो, आप सफ़र कर लो, तो वहाँ पे किस धारा का उल्लंघन माना जाएगा।
वहाँ तो पनिशमेंट, अंतरण के लिए पनिशमेंट तो रेलवे एक्ट की धारा 142 में मेंशन किया गया, लेकिन उल्लंघन किसका होता है? तो वो 53 का उल्लंघन होता है। रेलवे एक्ट की धारा 53 यानी कि 53 का उल्लंघन होता है, तब जाके 142 में पनिशमेंट मिलता है। अगला प्रश्न है, रेल दावा अधिकरण का संक्षिप्त नाम क्या है? तो RCT है, RCT रेल क्लेम ट्रिब्यूनल, इसका राइट आंसर हो जाएगा RCT। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न होगा 44वां प्रश्न, किस अपराध का समझौता ही अपराध है? यानी कि ऐसा एक अपराध है जिसका समझौता यदि आप करते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो चोरी, लूट, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र। तो षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी, ये षड्यंत्र ही ऐसा अपराध है, इसकी यदि आप समझौता करते हैं तो वो भी अपराध की ही श्रेणी में आएगा। लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति कोर्ट द्वारा जारी समन पर जानबूझकर हाजिर नहीं होता है, जैसे RPPF की कोई जांच चल रही है, जांच अधिकारी RPO के कोई जांच अधिकारी द्वारा कोई समन जारी किया जाता है, बुलावा पत्र जारी किया जाता है, तो कोई अपराधी अगर यदि हाजिर नहीं होता है, क्योंकि वो भी न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है, RPPF के अंदर जाँच जो भी होती है वो जाँच न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत आती है। तो बुलावा पत्र पर यदि कोई बुलाने पे हाजिर नहीं होता है तो उसके ऊपर IPC की सेक्शन कौन सी लगती है? तो सेक्शन 174 लगती है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 46 है, किसी व्यक्ति को गहरी चोट पहुंचाने की धमकी देना IPC की किस धारा का अपराध माना जाता है? तो गहरी चोट यदि कोई पहुंचाने की धमकी देता है तो वहाँ पे सेक्शन कौन सी लगेगी? तो आप गेस करिए, 509 या 352 या 350 या 506। तो यहाँ पे हो जाएगा 506। यदि कोई धमकी देता है कि मैं तुम्हें गहरी चोट पहुँचाऊँगा, जैसे आपका मार के मैं दांत तोड़ दूंगा, ये सब गहरी चोटों की श्रेणी में जो भी चोट दिए गए हैं उससे संबंध, जैसे कोई अंग विच्छेद कर दूंगा, तुम्हारा मार के हाथ तोड़ दूंगा यदि कोई कहता है, तो वहाँ पे सेक्शन कौन सा लगेगा IPC का सेक्शन 506 लग जाएगा। लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 47वां प्रश्न है, यदि कोई झूठा साक्ष्य देता है तो उसे IPC की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो 193 के तहत दंडित किया जाएगा। इसकी परिभाषा 191 में है, दंड जो है 193 में है। 48वां प्रश्न है, समन मामले में कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो समन मामले में जो समन मामला होता है वो 2 वर्ष एंड 2 वर्ष से नीचे के जो भी मामले होते हैं वो समन मामले होते हैं। 2 वर्ष से ऊपर का मामला वारंट मामला होता है। तो यही पूछ रहा है इस प्रश्न में, तो 2 ईयर्स को राइट कर देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 49वां प्रश्न, RSMS सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो ये क्रिस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बी ऑप्शन सही, क्रिस इज राइट। लास्ट प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी दोस्तों से हमारा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो के माध्यम से हमारे जो भी प्रश्नों को आप देख रहे हैं उसे आप किसी नोटबुक में पाउज करके वीडियो को पाउज जब भी करेंगे आप नोटबुक में इन प्रश्नों को आप मेंशन कर लिए, क्योंकि PDF प्रोवाइड कराने में थोड़ा सा हमें समय लगेगा। तो दोस्तों ये प्रश्न है सॉफ्टवेयर, ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया क्रिस। RSMS सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? क्रिस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्षति कमी संदेश DDM कौन जारी करता है? तो जारी कौन करता है? स्टेशन मास्टर, RPF, मालबाबू, नॉन ऑफ दिस, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मालबाबू जारी करता है क्षति कमी संदेश, अर्थात DDM को ही हम क्षति कमी संदेश बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। पार्ट 1 भी हो गया, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके पार्ट 1 भी देख सकते हैं। ये पार्ट 2 था। अगला पार्ट जो होगा वो 50-50 का पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगले पार्ट के साथ जो पार्ट 3 होगा।